ये सारे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, पहले मुझे बताओ स्टडी मटेरियल में अगर कोई भी डाउट है। किसी को भी नहीं है स्टडी मटेरियल में डाउट? ठीक है, चलो फिर आते हैं आर्टिकल। कोई एडजस्टमेंट नहीं है या वैसे ही? आंसर गलत है, वैसे कोई डाउट नहीं है। आंसर सही है, सॉल्व हो गया आप लोगों का? चलो देखो फिर, बाकी सब लोग ध्यान से देखो और इम्पोर्टेंट भी मार्क करो। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और पीएसआर है 3:2। हमें एक बैलेंस शीट गिवन है। क्वेश्चन के एंड में रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट डिमांड थी। एक नया पार्टनर आया है सी, उसे 1/6 शेयर देना है और वो कैपिटल लेके आएगा 25,000। न्यू पीएसआर भी हमें गिवन है। कहते सी गुडविल के लिए कोई भी पैसे नहीं लेके आ सकता, इसलिए पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो बुक्स में गुडविल को रेज करेंगे। They further decide to calculate goodwill on the basis of C's share in the profit and capital contribution। तो मतलब कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल क्या होती है? कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी और कैपिटल कितनी है उसका डिफरेंस। फर्नीचर को राइट डाउन करना है, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, एक प्रोविजन बनानी है हमने डेटर्स के लिए 5%, प्रोविजन बनानी है आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। एक क्रेडिटर है जिसको कि 1400 पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर को कम पे करने की जरूरत है, कोई हमें डिस्काउंट वगैरह मिल गया जिसकी वजह से हमें पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हिडन गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक ना टेस्ट के बेसिस पे फीडबैक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा हुआ था, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा एक भी नंबर नहीं देगा, पूरे पेज पे क्रॉस कर देगा। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखो कि क्या क्वेश्चन नंबर है, और हमेशा सेंटर में लिखो। आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने पेपर में भी सॉल्व करना है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। हर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करें, चाहे आपका पूरा पेज ब्लैंक जा रहा है, आपने पैसे दे दिए एग्जामिनेशन फीस के, कोई कंजूसी नहीं करनी है इस चीज में। एवरी न्यू क्वेश्चन शुड स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज, ऐसा ना हो कि एक कोई क्वेश्चन आपका मार्क होना रह जाए। आरटीपी का फर्स्ट, सबसे पहले मैं कर रही हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर सीज शेयर माइनस एक्चुअल कैपिटल। सी लेके आ रहा है 25,000 एंड शेयर है उसका 1/6, तो कैपिटल कितनी हो गई, रिक्वायर्ड कितनी हो गई, 25,000 इंटू 6। एंड एक्चुअल कैपिटल है कितनी, ए और बी की कैपिटल कितनी है, 80,000। तो 80,000 प्लस सी और लेके आ गया 25,000, तो 45,000 क्या हो गई, हिडन गुडविल। ठीक है, उसके बाद एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी एंड सी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लास्ट में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। Right side we will note down all the liabilities and left side all the assets. Sorry, left side all the liabilities
and right side all the assets. फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्टिंग में बताया गया कि क्रेडिटर्स हैं 12,900, फिर एक एडजस्टमेंट है कि 1400 के क्रेडिटर्स को तो पे करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब कि मुझे डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये मेरे लिए एक इनकम हो गई। तो पहले तो बैलेंस शीट में फाइनल क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे, 12,900 माइनस 1400, दैट इज 11,500। एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में 1400। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल हमें गिवन है 4100, तो बिल्स पेएबल में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट इसके बारे में नहीं गिवन, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल की वैल्यू आ जाएगी 4100। बिल्स पेएबल्स के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, और हमें यह भी पता है कि सी 25,000 रुपीज लेके आ रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अब खत्म हो जाएगा। मैं इसे एसेट साइड शिफ्ट कर रही हूं, एसेट्स में लिख रही हूं कैश एंड बैंक। तो हमें क्वेश्चन में कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना बताया गया है, 15,500। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले तो लायबिलिटी था, तो माइनस करेंगे 9,000, और जो भी चेंजेस आएंगे वो भी यहीं पर ही हम अपडेट कर। समझ आया सबको? आप चाहो तो अभी भी ओवरड्राफ्ट शो कर सकते हो, बैलेंस शीट उसके साथ भी मैच कर जाएगी, बस ये बेटर प्रेजेंटेशन कि नेट बैलेंस दिखाओ। नेक्स्ट, ए और बी की कैपिटल है 44,000 एंड 36,000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे। ए की कैपिटल 44,000, बी की कैपिटल 36,000। अब आते हैं एसेट साइड। बिल्डिंग की वैल्यू है 26,000, हमें बताया गया कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 29,200, तो एप्रिसिएशन है। तो पहले तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग की न्यू वैल्यू आ जाएगी 29,200, एंड बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वजह से प्रॉफिट आ जाएगा 3,200। नेक्स्ट, फर्नीचर की वैल्यू गिवन है 5,800, एंड फर्नीचर की वैल्यू में 870 रुपीज राइट डाउन करने हैं, तो रीवैल्यूएशन में लॉस आ गया टू फर्नीचर 870, एंड बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी 4,930। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है 21,400, स्टॉक को डेप्रीशिएट करना है 5% से, तो एसेट की वैल्यू आ जाएगी 21,400 माइनस 5% की डेप्रीसिएशन, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2, एंड जो लॉस हुआ 1020 का, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट डाउन कर लेंगे। स्टॉक पे लॉस है 1020। नेक्स्ट, क्या 5% कम करके सॉरी, मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई, 21,400 में से 1070 माइनस करेंगे। नेक्स्ट, डेटर्स की वैल्यू हमें गिवन है, प्रोविजन भी गिवन है। सबसे पहले तो हमें कहते कि बैड डेट्स बताया मैंने कोई नहीं, बैड डेट्स नहीं बताए उन्होंने, प्रोविजन चेंज करने को कहा है। उन्होंने कहा प्रोविजन हमें कितनी चाहिए, 5%, तो 5% किस चीज का करेंगे, 35,000, ठीक है, 34,800 का नहीं करेंगे। नेट डेटर्स के ऊपर नहीं होती, जो आपके टोटल डेटर्स हैं उसके ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट होती है। तो मेरे एक्चुअल में डेटर्स हैं कितने, 35,000, 35,000 के ऊपर मुझे प्रोविजन की जरूरत कितनी है, 35,000 का 5%, विच इज इक्वल टू 1750। पर मेरे पास पहले से ही कितनी प्रोविजन है, तो और कितनी प्रोविजन चाहिए, 1550। तो जो एडिशनल प्रोविजन चाहिए वो हम लोग नोट डाउन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। टू प्रोविजन 1550, 1550 कैसे आया, 1750 में से पहले पुरानी प्रोविजन माइनस कर दी। 1750 कैसे आया,
मैंने टोटल डेटर्स का 5% किया है, नेट डेटर्स का 5% नहीं करना। सिमिलरली बैलेंस शीट में जब डेटर्स की वैल्यू नोट डाउन करेंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स की वैल्यू आएगी 35,000 माइनस 1750। हमारे पास वैल्यू बचेगी 33,250। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट है 2,500 की, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। क्या है? ओके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 450 से इंक्रीज हो रही है, तो जो प्रॉफिट हुआ है उसे अपडेट करेंगे रीवैल्यूएशन में, और बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख देंगे 2950। रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया बाय इन्वेस्टमेंट्स 450। तो हमारा पहला स्टेप होता है बैलेंस शीट की सारी चीजों को सही जगह पे लिखना, दैट इज डन। सेकेंड स्टेप, सी 25,000 रुपीज लेके आया है, इसका डबल इम्पैक्ट दिखाएंगे। एक इम्पैक्ट तो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सी के कॉलम में हम ऐड कर देंगे, वो लेके आया है 25,000। एंड सेकेंड इम्पैक्ट आएगा एसेट में से माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे 25,000। हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी कैश एंड बैंक बैलेंस की 31,500। करके आए हो क्वेश्चन? क्यों? कल वाली क्लास रिकॉर्डिंग देखी? चलो नेक्स्ट, न्यू पीएसआर हमें गिवन है 3:2:1। कहते बुक्स में जो गुडविल है वो शो करनी है। तो अगर बुक्स में गुडविल रेज करनी है तो क्या एंट्री बनती है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब बुक्स में हमने गुडविल की कैलकुलेशन कर लिया 45,000, तो गुडविल डेबिट हो गई, तो एसेट्स में गुडविल कितनी आ जाएगी? 45,000 की। एंड बैलेंस शीट में क्रेडिट किसे देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3:2। तो ए को क्रेडिट दे देंगे 15,000 का, बी को क्रेडिट दे देंगे 10,000। राइट ऑफ नहीं करेंगे, यही बनना सिंपल सी बात। रेज करने की एंट्री कर दी, उन्होंने कहा हाँ, हमने अकाउंट्स में दिखानी है बैलेंस शीट में, जब आपने डिस्क्लोज करनी है तो राइट ऑफ की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ रेज की एंट्री होगी। ठीक है ना? वैसे हम क्या करते हैं, पहले रेज करने की एंट्री करते हैं गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, फिर राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो टू गुडविल। कहते हैं बट आपने राइट ऑफ करनी नहीं है, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि इसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, वो गुडविल शो करना चाहते हैं बुक्स में। क्यों? अपने 25,000 को 1 डिवाइड करो, 45 हाँ पूरी करेंगे, नहीं आपने सिर्फ सी का शेयर थोड़ी करेंगे, पूरी गुडविल कितनी थी? 45,000। सॉरी एक सेकेंड, हमने जो गुडविल कैलकुलेट की है ये 45,000 पूरी फर्म की गुडविल है, तो पूरी फर्म की गुडविल ही करेंगे। आप 25,000 कैपिटल कितना अमाउंट आ रहा है? और 10,000। मैंने बैलेंस शीट में सही प्रेजेंट किया, मुझे लगा आप अमाउंट बोल रहे हो। मैंने बैलेंस शीट में 45,000 ही दिखाया, और पार्टनर में जब डिस्ट्रीब्यूट किया गलती हो गई, उसमें 25 सेकंड। ओके जी, फर्स्ट 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद फर्नीचर की एडजस्टमेंट डन है, स्टॉक की डन है, डेटर्स की डन है। कहते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस है 1560 की, तो एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना रह गया 1560। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो गया, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सेकेंड इम्पैक्ट, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, सारी एडजस्टमेंट्स। अब क्वेश्चन को क्लोज करना है। सबसे पहले चेक करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट आ रहा होगा शायद, प्रॉफिट आ रहा है, नो प्रॉफिट और लॉस।
रीवैल्यूएशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं, कोई भी लॉस नहीं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करेंगे, कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेंगे। एंड एबीसी की कैपिटल आ जाएगी 71,000, 54,000 एंड 25,000। टोटल चेक कर लो बैलेंस शीट का। गुडविल के रेज वाले में प्रॉब्लम आई थी। तो हमने सीखा तो है जब हमने गुडविल के कॉन्सेप्ट को सीखा कि एक एंट्री होती है गुडविल को रेज करने की, एक राइट ऑफ करने की। कहते हैं हमने अकाउंट्स में प्रेजेंट करना है तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे। ठीक है, मैच कर रहा है हमारा आंसर। यूज रिकॉर्डिंग कोई भी देखी हुई? Move forward. एमटीपी का थर्ड क्वेश्चन प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आरटीपी का थर्ड, एक्मे एंड कंपनी। थर्ड क्वेश्चन में, करंट क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, दोबारा चेक करो राधिका, बाकी सब ठीक हो रही है। आपस में मैच कर रही है, बुक के साथ कितना डिफरेंस है? 9,000। वो इसी चीज का डिफरेंस है ना, उन्होंने 9,000 इधर दिखाया हो। ठीक है, मैच हमने आपस में कर दी। हाँ जी, प्लीज आरटीपी का थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो और इसमें लिखो एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। इस क्वेश्चन में आई डोंट नो 12th में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? yes, आता है ऐसा क्वेश्चन कि साइमल्टेनियसली एडमिशन भी हो रही है, रिटायरमेंट भी हो रही है? अच्छा, करवाते हैं इंस्टीट्यूट्स में। गुड गुड। और एमटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। एमटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज सब लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी एमटीपी का इंपॉर्टेंट है और आरटीपी का थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, बाकी जो भी बच्चे आपका होमवर्क है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ आरटीपी। तानुष, आप लोगों को मैम ने ऐसा क्वेश्चन करवाया हो साइमल्टेनियस एडमिशन एंड रिटायरमेंट क्वेश्चन क्या? ओके, चलो देखो जी। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और पीएसआर है 10:6:4। ये हमें उनकी बैलेंस शीट गिवन है। ये म्यूचुअली अग्री किया गया कि जो बी है वो फर्म से रिटायर हो जाएगा और उसकी जगह एक नया पार्टनर आ जाएगा एफ। फॉर द पर्पस ये सारी एडजस्टमेंट्स की गई। हमें क्वेश्चन में एंड में बोला गया है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, बैंक अकाउंट और नई बैलेंस शीट बनानी है। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स क्या क्या है? गुडविल की वैल्यू है 3 लाख रुपीस, बट ये कहते हैं बुक्स में नहीं आनी चाहिए। तो अगर बुक्स में नहीं आनी चाहिए तो अब मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एंड देन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो टू गुडविल। अच्छा, जब रेज करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स में हम किसे किसे काउंट करेंगे? ए बी सी। और जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू पार्टनर्स में किसे किसे काउंट करेंगे? ए सी एन। ठीक है, अपने आप ही हमें पता चल गया है।
कोई हमारे लिए तो क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं, चाहे एडमिशन प्लस रिटायरमेंट इकट्ठी दे दो, क्योंकि हमने तो फाइनल फॉर्मूला ही कर रखा है ना कि राइट ऑफ करने के लिए क्या करना है, कंटिन्यूइंग या न्यू पार्टनर्स को लेना है, तो हम सेम रूल के साथ ही करेंगे। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 5% और 20% पे। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है। प्रोविजन बनानी है 20% की ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स। जो नई फॉर्म है उसकी टोटल कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख रुपीज, जो कि ए बी सी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे नई पीएसआर में 2:2:1। जो सरप्लस फंड्स हैं वो सारे यूज किए जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने के लिए। जो भी अमाउंट ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर को उसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में एक गलती है, यहां पर ए बी सी नहीं आना चाहिए, ए एफ एंड सी आना चाहिए। प्लीज इसे करेक्ट कर लो, इट शुड बी ए एफ एंड सी। मुझे सिर्फ एक चीज चेक करने दो कि ए सी एफ है या ए एफ सी। एक बार मैं ए सी एफ है, पहले हमने किया हुआ है, ठीक है। प्लीज ये सब चेक कर लो क्योंकि पीएसआर उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। ए सी एंड एफ है, ए बी सी नहीं है। नए पार्टनर्स कौन है, ए सी एंड एफ। अगर मैं उल्टा लिख दूंगी तो पीएसआर भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 3। द बुक्स ऑफ द फर्म एक्मे एंड कंपनी। सबसे पहला पॉइंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड सारे लॉसेस दिखेंगे, क्रेडिट साइड सारी इनकम्स, और नेट इम्पैक्ट पुराने पार्टनर्स को एबीसी को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद इन्होंने हमसे लेजर डिमांड किया है, पर क्योंकि 4 पार्टनर्स हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं फिर भी स्टेटमेंट फॉर्म बना रही हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेशली डिमांड किया गया है, हाँ जी आप लेजर भी बना सकते हो, बस जो मैं चीजें माइनस करूंगी आप डेबिट कर देना। क्वेश्चन में डिमांड किया है बैंक अकाउंट, सो वी विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट आल्सो, एंड लास्ट में बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड ऑल लाइबिलिटीज एंड राइट साइड ऑल एसेट्स। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल कैपिटल गिवन है 240, 60 एंड 9। तो स्टेटमेंट में हम लोग नोट डाउन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल है 2,40,000, बी की 60,000 एंड सी की 90,000। बस करो हर्ष, बस करो, ये क्रेडिट साइड है। नेक्स्ट हमें रिजर्व्स गिवन है 60,000 के। जो रिजर्व्स है उसके ऊपर सिर्फ पुराने पार्टनर्स का राइट बनता है, तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। रेशियो हमें गिवन है 10:6:4। तो 60,000 को डिवाइड कर रहे हैं 10:6:4 में। ए को मिलेगा 30,000, बी को 18,000 एंड सी को 12,000। रिजर्व्स के बाद लॉन्ग टर्म डेट है 9 लाख का, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन इसके बारे में, तो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 9 लाख। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,32,000 का, हम स्पेशली लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो
नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1,32,000। ट्रेड पेबल्स है 5,10,000 को, तो ट्रेड पेबल्स नोट डाउन करेंगे क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली बैलेंस शीट में। 5,10,000। अब मैंने सारी लाइबिलिटी वाली आइटम्स सही जगह पे लिख दी। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले मुझे गिवन है लैंड। लैंड की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं बताया हुआ, तो लैंड की वैल्यू 30,000 है। 30,000 रुपीज ही बैलेंस शीट में आ जाएगा। एसेट है हमारे पास 30,000। लैंड के बाद बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 6 लाख रुपीज, और उन्होंने हमें कहा कि बिल्डिंग को 5% से डेप्रिशिएट कर दो, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा बिल्डिंग की वैल्यू 6 lakhs माइनस 5%, इट गिव्स मी 5,70,000। और जो 30,000 का लॉस हुआ है इसे रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, लॉस को डेबिट करेंगे टू बिल्डिंग 30,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 3,90,000 एंड क्वेश्चन ने बोला कि प्लांट एंड मशीनरी को 20% से डेप्रिशिएट करो, तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट साइड लिखेंगे। 3,90,000 का 20% 78,000, एंड हर चीज का सेकेंड इम्पैक्ट दिखाते रहेंगे साथ साथ। एसेट साइड आएगा 3,90,000 माइनस 20%, 3,12,000। ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर की वैल्यू है 1,29,000। क्वेश्चन में फर्नीचर के लिए कोई भी चेंज नहीं बताया हुआ, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर 1,29,000। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 36,000। उन्होंने हमें बोला कि पार्टनर इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहा है एट अ वैल्यू ऑफ 45,000। तो देखो पहले तो मुझे बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी गिवन है 36,000, पार्टनर उसकी वैल्यू कितनी बना रहा है 45, तो 9,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट हुआ सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट बुक करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स 9,000। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी 45,000, पर ये इन्वेस्टमेंट्स तो हमने किसको ट्रांसफर कर दी रिटायरिंग पार्टनर को, तो रिटायरिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे इसके लिए, तो बी में से डेबिट कर देंगे हम लोग 45,000। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है 3,90,000, कोई भी चेंजेस नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में अपडेट करेंगे इन्वेंट्री 390। एंड लास्ट ट्रेड रिसीवेबल्स है 4,17,000, उसके ऊपर 20% की प्रोविजन क्रिएट करनी है, तो डेटर्स आ गए 4,17,000 माइनस 20%, क्या अमाउंट आ रही है 3,50,000 एंड सेकेंड इम्पैक्ट जो लॉस हुआ उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे 83। ये हमारे आंसर का पहला स्टेप होता है, सारे फॉर्मेट्स ड्रॉ करके बैलेंस शीट की सारी चीजों को सही जगह लिखना। मतलब एक्चुअली तुम्हें लगना चाहिए कि फिल इन द ब्लैंक्स ही तो कर रहा हूं, तो सबसे ये आसान चैप्टर है ये, फाइनल अकाउंट्स एनपीओ फिल इन द ब्लैंक्स ही करनी। देखो उसके बाद क्या हुआ, कहते फर्म की गुडविल कितनी है 3 लाख, एंड हम बुक्स में गुडविल नहीं दिखाना चाहते, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल को क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या थी 10:6:4, तो 1,50,000 हम दे देंगे ए को। ठीक है।
बताना 6/20 कितना अमाउंट आ रहा है? 90,000. उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ किस में करेंगे? ACF में। और हमें न्यू रेशियो गिवन है 2:2:1, तो 3 लाख इंटू 2/5 120। तो ए को कितना डेबिट करेंगे? 120। सी को भी कितना डेबिट करेंगे? 120। सॉरी, एक सेकंड। एंड एफ को कितना डेबिट करेंगे? 60। बी को नहीं करेंगे, बी तो छोड़ गया। हाँ, डेबिट करते हैं हम सिर्फ न्यू पार्ट को। हो गया जी। बिल्डिंग की एडजस्टमेंट हो गई, प्लांट एंड मशीनरी की हो गई, इन्वेस्टमेंट्स की एडजस्टमेंट हो गई, प्रोविजन भी हम लोगों ने बना दी। अब हमें बोल रहे हैं कि एंड में फर्म की कैपिटल कितनी बचनी चाहिए? 6 लाख। और किस रेशियो में बचनी चाहिए? 2:2:1। तो अगर मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो कैरी डाउन बैलेंस कितना आना चाहिए वो देख लेते हैं। 6 लाख को 2:2:1 में डिवाइड कर देंगे। ए का अमाउंट कितना होना चाहिए? 2,40,000। बी तो रिटायर ही हो गया। सी का अमाउंट भी कितना होना चाहिए? 2,40,000। और एफ का अमाउंट कितना होना चाहिए? 1,20,000। ठीक है। उन्होंने कहा एंड में कैपिटल बचनी चाहिए 6 लाख और वो पीएसआर में होनी चाहिए। तो हमने पीएसआर में डिवाइड कर दिया 6 लाख को ACF में। अब मैं बैलेंस शीट में ये बता सकती हूं कि ए की कैपिटल कितनी है? 240। सी की कैपिटल कितनी है? 240। एफ की कैपिटल है 120। टोटल कैपिटल है हमारे पास 6 लाख। बैलेंस शीट में अब बस मुझे बी का लोन चाहिए। ठीक है, ये मिसिंग है अभी हमारे पास। अब क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्लोज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास लॉस हो रहा है। टोटल लॉस कितना है? अब जो ये लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ABC में 10:6:4 में, राइट? तो जो रीवैल्यूएशन का लॉस है उसे मैं स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर रही हूँ 7:9:6. I distributed new rules. And national 5,4 7 2 6 4 3,6. 4 ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल में हाँ जी जो बी का अमाउंट है वो तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में, और जो बाकी सबका डिफरेंस है वो हम लोग बैंक के साथ एडजस्ट करें। तो पहले सिर्फ एक ही इन सारी ट्रांजेक्शन्स का नेट इम्पैक्ट मुझे बताओ कितना आ रहा है? 088 तो आप लोग जब कैलकुलेट करोगे ए का बैलेंस आ रहा है 2,08,800, पर होना कितना चाहिए? 2,40,000। तो वो पैसे लेके आएगा। कितने पैसे लेके आएगा? माइनस कर देंगे 240। ए लेके आएगा 31,200। जो बी है उसका बैलेंस तो जीरो ही करना है, तो इसका तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में? कितना?
सी का हाँ, तो 2,34,000 के आसपास होना चाहिए, और है कितना, इतना है, और होना कितना चाहिए, 240। तो इसे भी पैसे लेके आने पड़ेंगे। कितने पैसे लेके आने पड़ेंगे? -240 कितना? सो सी को लेके आने पड़ेंगे 5520। ठीक है, समझ आया ना सबको? तो बात मुझे नहीं कैलकुलेट करके बताया, वैसे मुझे लगता है कोई गलती है। ओपनिंग 90 है, 9 लाख तो ले लिया। मुझे लगता है गलत है सी का। कैलकुलेशन दोबारा चेक करना। इतना बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो कैसी पॉसिबल है? तो लेके आएगा 234480 इतने लेके आ मैं कह रही हूँ कि कोई डिफरेंस लग रहा है। सी का बैलेंस आ रहा होगा। पहले सिर्फ हमेशा इन ट्रांजैक्शन को सेटल किया करो, कैरी डाउन मत देखो। यही बता रहा है अब बैंक में ए लेके आ रहा है 31,200, सी लेके आ रहा है 23,448,0, एफ लेके आ रहा है 1,80,000। तो कैरी डाउन कितना हो जाएगा बैंक का? 3136 बैंक का कैरी डाउन आ गया 313600। एंड सेम चीज हम नोट डाउन कर देंगे बैलेंस शीट में। बैंक का बैलेंस हो गया 313680। चेक कर लो बैलेंस शीट मैच कर रही है कि नहीं। मैं तब मानूंगी कि ये चैप्टर तुम्हें समझ आ गया, या फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा हुआ है 12th के बाद एक दोबारा प्रैक्टिस करने का। अगर तुम्हें क्वेश्चन इजी लगा, तुम्हें क्वेश्चन में कोई बड़ी बात ही नहीं लगी, जिस तरीके से हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी भी केस में हमने अपनी थ्योरी चेंज ही नहीं करनी, हमने वो सेम थ्योरी रखनी है। ठीक है मैम? इजी लगा के डिफिकल्ट? समीक्षा, इजी लगा के डिफिकल्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ आया है। मैम कैपिटल लेकर हम्म, कैपिटल लेंगे ना लेके तो है 180, हमने खुद फाइंड आउट की। आगे चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे सब मेरे साथ। लॉरेल एंड हार्डी दो पार्टनर्स हैं, एंड 1 अप्रैल 2013 से बिजनेस कर रहे हैं। इनिशियली उन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख रुपीज।
उसके बाद दोनों ने कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं, वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं मर्सेंटाइल बेसिस पे एंड प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 5:4 की रेशियो में। 31 मार्च 2017 ईयर एंडिंग में जो पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। तो 2013 से वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 5 अप्रैल 2017 एंड उन्होंने 2017 ऑनवर्ड्स डिसाइड कर लिया कि हम टीएसआर को इक्वली शेयर करें। इट वाज एंड कब से करेंगे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। कहते हैं बैकडेट से सारी कैलकुलेशन क्या करनी है, प्रॉफिट पास्ट में डिस्ट्रीब्यूट तो किस रेशियो में हो रखा है 5:4, अब हमने चेंज किया कि इक्वली करो, और ऐसा नहीं कि आज से इक्वली करो, जो पुराना प्रॉफिट है उसे भी ठीक करो, वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, इक्वल। It was also discovered that in ascertaining the results, certain adjustments, details of which are given below, have been noted. जब वो एडजस्टमेंट करने लगे तो हमें कुछ और चीजें पता चली। तो प्रॉफिट हमें पिछले 4 साल का गिवन है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, उन एक्सपेंसेस को ठीक करने की जरूरत है। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, उन इनकम्स को भी ठीक करने की जरूरत। उसके बाद पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि चैपलिन को एज पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट चैपलिन वुड बी अलाउड 20% शेयर इन द फर्म एंड वो कंबाइंड कैपिटल का 20% फंड्स लेके आएगा। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है चैपलिन को इंट्रोड्यूस करने से पहले एंड बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ रिवाइज्ड प्रॉफिट। हमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, और बैलेंस शीट बनानी है नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें करनी है, एक तो पास्ट में जो प्रॉफिट गलत कैलकुलेट हुआ है उस प्रॉफिट को ठीक भी करना है, उसके बाद प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है 5:4 में, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, इक्वली। उसके बाद एक नए पार्टनर को लेके आना है जो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्रूअल बेसिस, एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड ही है फर्स्ट, फर्स्ट देखो मैंने ही गलत लिख दिया आंसर, मेरे नंबर ही क्या कर जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें क्वेश्चन में डिमांड किया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं कभी ऐसा फील होता है क्वेश्चन देखे यार अच्छा क्वेश्चन, क्या बोरिंग से काम कराए जा रहे थे, कुछ स्पेशल दिया। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई एम सॉरी मैं स्टेटमेंट ही बना लूं। आप अकाउंट बनाना चाहते हो, क्वेश्चन में अकाउंट डिमांड किया, आप अकाउंट बना लो। आई एम मेकिंग स्टेटमेंट लॉरल हार्डी एंड चैपलिन, एंड लास्ट में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड ऑन लाइबिलिटीज एंड राइट साइड ऑन एसेट्स। शुरू, अब सबसे पहले तो P&L अकाउंट को रीओपन करने की जरूरत है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है 5:4 में, पर करना था इक्वली। तो रीओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का टोटल क्या आ रहा है, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 10,80,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो P&L में पैसे लाने के लिए डेबिट किसे करना पड़ेगा, पार्टनर्स को, उनके अकाउंट से पैसे लेने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया 10,80,000। ये नेट प्रॉफिट कहां से आया, हमने लॉरेल एंड हार्डी से पैसे लिए इन द रेशियो 5:4। कितना अमाउंट आ जाएगा
एंड 4,80,000। तो पार्टनर्स को साथ के साथ ही डेबिट भी कर देते हैं। P&L अकाउंट हमने रीओपन किया है। लॉरल को डेबिट कर दिया 6 लाख से, हार्डी को डेबिट कर दिया 480 से। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, अब एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, क्या एंट्री करें? P&L तो चलो डेबिट ही होगा, और एक्सपेंसेस ये थोड़ी है कि पे ही नहीं किए, नॉट रिकॉर्ड नहीं हुए कुछ एक्सपेंसेस। एक तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड तो आएंगे ही आएंगे, या तो ये मान लें कि अभी तक वो पे ही नहीं हुए, ठीक है, या और क्या मान सकते हैं, पे कर दिया बट रिकॉर्ड नहीं किए। अगर हम ये मानते हैं कि पे ही नहीं हुए, फिर तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हम ये मानते हैं कि पे तो कर दिए पर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसका इम्पैक्ट किस में आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल में। ठीक है, मैं अभी के लिए एज्यूम कर रही हूँ एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन पेड, तभी तो मिस हो गए रिकॉर्ड करने। ठीक है, ये एक्सपेंसेस कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि अभी तक पे नहीं हुए, तभी तो क्वेश्चन ने मुझे ये बताया कि हम P&L एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं। हर चीज का कोई पर्पस होगा ना, वो वैसे तो हमें कभी भी नहीं बताते कि हम P&L एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं, वो हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में हमें ये बोला कि कुछ एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, मतलब ये भी अक्रू हो गए हैं पर पे नहीं हुए हैं। तो मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1,10,000, इन चारों का टोटल बन रहा है 1,10,000। तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया 1,10,000 एंड P&L अकाउंट में टू एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए 1,10,000। सिमिलरली कुछ एक्रूड इनकम्स है, कुछ इनकम्स को भी रिकॉर्ड नहीं किया हमने। क्या अमाउंट है, 66,000 ही है ना। इसका सेकेंड इम्पैक्ट कहां पर आ जाएगा, बैलेंस शीट में अक्रूड इनकम 66,000। उसके बाद सीधा आ रही हूं मैं बैलेंस शीट पे, ये एडजस्टमेंट एंड में हो पाए। बैलेंस शीट में बोला गया ओपनिंग कैपिटल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे 211,500 एंड 151,500। ट्रेड पेबल्स में कोई भी चेंज नहीं है, तो जो ट्रेड पेबल्स है डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे बैलेंस शीट में। ट्रेड पेबल्स हमें गिवन है 2,27,000। एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू सेम रहेगी 60,000। कैश की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, कैश रहेगा 10,000। बैंक बैलेंस विल चेंज क्योंकि पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो कुछ और फंड्स लेके आ रहा है। बैंक का बैलेंस हमें गिवन है 5,000, तो मैं इनर कॉलम में लिख रही हूँ। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, 3,10,000। डेटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, 2,05,000। तो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने सब कुछ सही जगह पे लिख दी, राइट। अब क्वेश्चन का लास्ट है, सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को देखते हैं। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में अब जो प्रॉफिट आएगा, ये वाला प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सी तो पहले पार्टनर था ही नहीं, तो राइट ही किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का। किस रेशियो में होना चाहिए, 5:4 में। अरे उन्होंने बोला ना कि हमारी न्यू PSR क्या है, इक्वली। बैकडेट से उन्होंने चेंज किए, तो प्रॉफिट शेयर होगा इक्वली। बताओ टोटल अमाउंट कैसे,
ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉरल को दे दिए 5,18,000 एंड हार्डी को भी दे दिए 5,18,000। अब चैपलिन कितने पैसे लेके आ रहा है वो अभी हमें पता ही नहीं, तो पहले लॉरल एंड हार्डी का क्लोजिंग फिगर निकाल लेते हैं, बैलेंस कितना आ रहा है। 1,29,500. एंड हमें क्वेश्चन ने बोला कि चैपलिन इन दोनों के टोटल का 20% लेके आया। 63,800. यही बोला था ना क्वेश्चन ने। तो अब जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें लॉरल का बैलेंस आ गया 129,500, हार्डी का बैलेंस आ गया 189,500 एंड चैपलिन का बैलेंस आ गया 63,800। बैंक का बैलेंस भी इंक्रीज कर गया एंड बैंक का फाइनल बैलेंस हो गया 68,800। चेक कर लो जी। स्टेटमेंट और मैच करिए हमारी बैलेंस शीट। डन। फिर से फिर मुझे कॉल नहीं होती, फिर हम क्या क्या होती। अच्छा, हाँ जी, मान लो हम लोग ये एज्यूम करके चलते कि ये एक्सपेंस पे हो चुका है पर हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो सब लोग इधर देखो भाई, दिमाग लगाओ। बच्चे, लेट से आरएमएस में कोई एक्सपेंस है जो कि पे कर दिया था मैंने, बट मैं पीएनएल में रिकॉर्ड करना भूल गई, तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा? प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। ये ज्यादा प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा? पार्टनर्स में। उनका राइट तो नहीं बनता था, तो फिर उस केस में हम पैसे किससे वापस मांगते हैं? पार्टनर्स। फिर इसका इम्पैक्ट हम कहां पर दिखाते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल में। अगर हम ये एज्यूम करें कि ये एक्सपेंस अभी तक पे हो चुके हैं पर रिकॉर्ड नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल के साथ एडजस्ट होगा। क्यों बोल रही लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, पता है मई 2018 में सीए फाउंडेशन आया था। मई 2018 से पहले सीपीटी होता था, ठीक है। पहले तो पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया, कौन सा एडमिशन से है, कौन सा रिटायरमेंट से, कौन सा डेथ से, उसे चैप्टर वाइज किया। फिर जो सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कई बार सिर्फ नेम चेंज हो जाता है या अमाउंट चेंज हो जाती है, उनको कैंसिल किया। सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें, इसको मत छोड़ना, अच्छे से करके जाना। और कहीं और से भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें ही बोल रही हूँ। रेदर देन रीडिंग 5 बुक्स, डू 1 बुक 5 टाइम्स। तो इसी बुक को 4-5 बार करो, रेदर देन अलग अलग बुक फॉलो करने के बजाय। ये रूल तो सब लोगों ने हमेशा ही फॉलो करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। देखो भी सेकंड क्वेश्चन, हमें एक फर्म की बैलेंस शीट गिवन है जिसमें दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 5:3 की रेशियो में। एंड पहले देख लेते हैं क्वेश्चन ने एंड पे डिमांड किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, न्यू पीएसआर हमें कैलकुलेट करनी है और नई बैलेंस शीट भी बनानी है। अब हमें बताया गया कि एक नया पार्टनर आ रहा है सी, उसे प्रॉफिट में 1/5 शेयर मिलेगा। वो कैपिटल लेके आएगा 2,40,000 की एंड 32,000 रुपीज लेके आएगा गुडविल के लिए।
प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करना है, लैंड एप्रिशिएट हो रही है, डाउटफुल डेट्स के लिए 5% की प्रोविजन। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है रिपेयर्स की, इसे हमने रिकॉर्ड करना है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कहते हैं एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं हुई मतलब अभी तक पे भी नहीं हुई है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा एक तो 6,000 रुपीज का, एंड सेकेंड इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया लॉस, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी भूल गए। कहते जैसे ही सी की एडमिशन हुई, गुडविल को एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है पुराने पार्टनर्स का वो एडजस्ट करना है करंट अकाउंट के थ्रू, विच मेक्स दिस क्वेश्चन स्पेशल। कैपिटल अकाउंट को कहते हैं करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो, इस तरीके से एडजस्ट करो कि जो कैपिटल अकाउंट है वो पीएसआर में आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने हमसे मांगा नहीं, बट हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पहले न्यू पीएसआर तो कैलकुलेट कर ही दो, चलो एक काम तो करो। स्पेशली उन्होंने 2 नंबर रखे हैं इस चीज के लिए कि न्यू पीएसआर और 4 टाइम्स रिपीटेड इन एग्जाम्स। यही आंसर आ रहा है बाकी सबका भी, ये तो नहीं करने की जरूरत मुझे क्लास में। हमारे पास न्यू पीएसआर आ गई 5:3:2। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 2। न्यू पीएसआर इज इक्वल टू ए इज टू B/C। ए का शेयर होगा 4/5 में, 5/8। बी का होगा 4/5 में, 3/8। एंड सी का शेयर होगा 25, 8/40। ठीक है, 1/5 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 5:3:2। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब क्वेश्चन ने स्पेशली डिमांड किया है तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। के बाद वर्किंग नोट्स में हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट की स्टेटमेंट। डन। सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है 4, 10 एंड 330। ओपनिंग कैपिटल नोट डाउन कर लेंगे।
देन P&L में बैलेंस गिवन है, तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर P&L में बैलेंस गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे? 5:3 ओल्ड रेशियो में। 1,12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्रेडिटर्स आ रहे हैं 54,800 के, एंड हमें बताया गया कि एक लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो रीवैल्यूएशन में लॉस बुक करेंगे। टू क्रेडिटर्स 6,000 का, एंड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाएगी 60,800। आप चाहो तो इसे सेपरेटली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी दिखा सकते हो, क्रेडिटर्स में भी दिखा सकते हो, दोनों चीजें ठीक है। एसेट साइड आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 380। कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट कर गई है 40% से, तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में नई वैल्यू लिखेंगे, 3,80,000 में ऐड कर देंगे 40%, इट गिव्स मी कितना? नहीं, गलती है, 5,32,000। इसका सेकेंड इम्पैक्ट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू आएगी हमारे पास 1,52,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है 170। कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट कर रही है 15% से, तो लॉस हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, लॉस आएगा हमारे पास 170 का 15%, विच गिव्स मी सेकेंड इम्पैक्ट। बैलेंस शीट में फाइनल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 44,000। नेक्स्ट, फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर सेम रहेगा 109,480। फर्नीचर के बाद स्टॉक की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं है, सेम वैल्यू रहेगी स्टॉक की न्यू बैलेंस शीट में 145,260। स्टॉक के बाद डेटर्स की वैल्यू है 60,000, पर उन्होंने बोला कि हमें 5% की प्रोविजन बनानी है, तो हमारे पास डेटर्स बचेंगे 60,000 माइनस 5%, 57,000। सेकेंड इम्पैक्ट इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेटर्स की वजह से लॉस आ जाएगा 3,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक गिवन है 42,060, तो बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखेंगे बैंक बैलेंस है 42,060। आगे चलते हैं जी। कहते सी को 1/5 शेयर देना है, वो टोटल पैसे लेके आ रहा है 240 कैपिटल के, 32,000 गुडविल के, तो पहले तो वो टोटल लेके आया 272, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 272। एंड कैपिटल अकाउंट में सी के कॉलम में हम लिखेंगे कि वो कैपिटल लेके आया है 2,72,000। अब मुझे पता चला कि गुडविल है 32,000, पर ये 32,000 सिर्फ उसका शेयर है, तो अगर उसके शेयर की गुडविल है 32,000 और उसका शेयर है 1/5, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डेबिट, एंड देन न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट एंड न्यू पार्टनर्स को डेबिट। तो सबसे पहले 160 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,60,000। उसके बाद डेबिट करेंगे, न्यू रेशियो भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 5:3:2, 50,000, 48,000, 32,000। आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी डन, लैंड एंड बिल्डिंग डन, प्रोविजन डन है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डन है, सिर्फ अब डी एडजस्टमेंट रह गई, बाकी सब कुछ हो गया। क्वेश्चन को क्लोज करते हैं हम।
सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, 17,500। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। सेवेंटी फोर थ्री सेवन 74 74 734 7 के बाद 0.5 73437 राउंड ऑफ करते हैं, कोई बात नहीं। बी की 4406 06। तो ए का लिखा मैंने 73437 एंड बी का 44063। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने एंड में बोला कि कैपिटल अकाउंट को आप इस तरीके से एडजस्ट करो थ्रू करंट अकाउंट कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो किस में आ जाए, पीएसआर में आ जाए। तो इसका मतलब कि सी की कैपिटल देखो कितनी है, 2,40,000। अगर सी की कैपिटल 1/5 शेयर के लिए 2,40,000 है तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12 लाख। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया कि कैपिटल को पीएसआर में ले आओ, और जो भी डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में बोला था कि वो डिफरेंस कहां से एडजस्ट करना है, बैंक में पैसे ले आएंगे वो। इस बार कहते हैं कहां से एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट से। तो पहले तो मैंने सी की कैपिटल निकाल ली, वो तो 240 है। तो इसके बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उसका शेयर 1/5 है तो पूरी कितनी होनी चाहिए, 12 लाख। अब इसके बेसिस पे ए और बी की कितनी होनी चाहिए, 5:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी होनी चाहिए 6 लाख और इसकी। अब जो भी डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर वो करंट अकाउंट में चली जाएगी। मैं बताती हूँ कैसे, पहले सिर्फ इनका इम्पैक्ट बताओ। 573,437 ए की कैपिटल आ रही है अप्रोक्सीमेटली 5,70,000, उसकी 6 लाख से कम है। तो जितनी भी कम है करंट अकाउंट का क्या हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस। उससे हमने पैसे लेने हैं, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। कितना अमाउंट, 26,563। सिमिलरली बी का चेक करो कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। और हमें चाहिए कितना, 3,60,000, माइनस कर दो 360। बी को वापस कितना करेंगे, 68063। तो करंट अकाउंट में देखो, अब बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है, ए बी सी का तो कैपिटल का तो पॉजिटिव बैलेंस है। ए की कैपिटल है 6 लाख, बी की कैपिटल है 360 एंड सी की कैपिटल है 240। उसके अलावा करंट अकाउंट में चेंज है, करंट अकाउंट में सी का तो आ रहा है क्रेडिट बैलेंस 68063, बट सॉरी बी का आ रहा है पॉजिटिव, उससे पैसे देनी है एंड ए से पैसे लेने हैं, तो इसका आ गया डेबिट बैलेंस एसेट साइड 2656। मैच करें, 12 से इजी लगने लगा है? क्या लग रहा है 12 से इजी, क्या चेंज, क्या फील हुआ? समझ आया सबको? होमवर्क में बाकी सारे क्वेश्चंस करके आएंगे प्लीज।
करंट अकाउंट, इसमें सिर्फ ये बैलेंसेस आ जाएंगे जो हमने एंड में लिखा। नहीं क्वेश्चन बचे होमवर्क में, एमटीपी तो सारी हो गई, 3 सेकंड सेकेंड एंड फोर्थ आरटीपी का। हाँ जी, आरटीपी के 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने होमवर्क में करके आने हैं, और रिटायरमेंट चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चंस, आरटीपी के 3 क्वेश्चंस 2, 4 एंड 5, और आरटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क। कल से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, रिटायरमेंट में और बहुत सारे नए टॉपिक्स आएंगे जो कि आपने पहले नहीं किए होंगे। ठीक है, तो प्लीज सब रेगुलर रहे। Yes. Sure.